अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। आज हम नाज़रीन नवाबों के शहर बहावलपुर के अंदर मौजूद हैं। बहुत ही पुरसकून और ख़ूबसूरत शहर है। और आज हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो ख़वातीन की एक बहुत ही आम बीमारी है, जिसमें यूट्रस या बच्चादानी में रसोलियाँ बन जाती हैं और मेडिकली हम उसको फाइब्राइड्स भी कहते हैं। और गुफ्तगू के लिए जिन एक्सपर्ट को हमने दावत दी है वो हैं डॉक्टर सबा नदीम, एसोसिएट प्रोफेसर हैं गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स और सरबराह हैं शोबा अमराज़ निस्वां और ज़च्चा व बच्चा, सादिक अब्बासी हॉस्पिटल बहावलपुर में। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा। थैंक यू, शुक्रिया। तो टॉपिक तो बड़ा ऐसा है कि हमारे काफ़ी ख़वातीन इससे सफ़र कर रही हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम अदाद शुमार पे बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। ये फाइब्राइड्स डॉक्टर साहब पूरी दुनिया में कितने कॉमन है ख़वातीन में, और पाकिस्तान में उसका सिनेरियो क्या है, कितनी ख़वातीन इससे सफ़र होती हैं? अच्छा, थैंक यू जी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का, प्लेजर टू बी हियर। और मैं बल्कि बहुत खुश हूँ कि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का इंतखाब किया है, क्योंकि ये जितना कॉमन और इम्पॉर्टेंट है उतना ही इसके बारे में मिथ्स या फॉल्स चीज़ें बहुत मशहूर हैं। तो इसके ऊपर बात करना और इन तोहमात को और इन चीज़ों को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फाइब्रॉइड्स या लियोमायोमा, जिसको हम आम ज़बान में ये रसौली कहा जाता है, यानी बच्चेदानी में रसौली, यूट्रस की रसौली, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है ख़वातीन का, ख़ास तौर पे रिप्रोडक्टिव एज की ख़वातीन का। जब हम रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं तो इससे मेरा मुराद 15 से 45 साल की उम्र की ख़वातीन है, जिनके अंदर ये पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में थ्रू आउट ग्लोबली अगर इसकी प्रेवलेंस की बात की जाए तो तकरीबन 30 से 35% ख़वातीन के अंदर ये पाए जाते हैं। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि फाइब्रॉइड हो तो वो अपने सिम्टम्स शो भी करे। अच्छा, कई दफ़ा अलामात नहीं होती। बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द फाइब्रॉइड और वो साइलेंट किस्म की रसोलियाँ हैं जी, जिससे प्रॉब्लम कोई नहीं हो रहा। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। बल्कि मैं इसकी मिसाल अपने मरीज़ों को इस तरह से देती हूँ कि अगर एक कमरे में 100 ख़वातीन हैं और उन 100 को कोई मसला नहीं है और मैं सबके अल्ट्रासाउंड करूँ तो शायद 30 से 35% ख़वातीन की मासूम सी छोटी छोटी रसौलियाँ निकल आएँ। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये अपने आप को किसी सिम्टम के तौर पर ज़ाहिर करें। हाँ, जब ज़ाहिर करें तो फिर हम उसको इलाज करते हैं। और पाकिस्तान के भी आदाद व शुमार इसी के मुताबिक ही हैं। तकरीबन 35 से 40% ख़वातीन में ये फाइबर्स पाए जाते हैं और अल्ट्रासाउंड करें तो पता लगते हैं। जो सिम्टोमेटिक होते हैं वो तकरीबन 25 से 30% हैं। तो सादा अल्फाज में अगर 10 ख़वातीन है तो 10 में से 3-4 के अंदर प्रॉब्लम 2 से होगा 3 के अंदर बिल्कुल और पाए 2 जाते से हैं। 2.5 ख़वातीन के अंदर जी अलामात भी होंगी। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो रसोलियाँ हैं ये बनने का तरीक़ाकार क्या होता है, किस तरह बन जाती हैं? ये भी अच्छा, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि ख़वातीन जब हमारे पास आती हैं तो वो हमसे सवाल करती हैं कि डॉक्टर मुझे ही क्यों, यानी मुझे ही क्यों रसौली बनी, मेरी हमसाई को या इसको क्यों ना बनी। तो अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो एग्जैक्ट पैथोजेनेसिस या एग्जैक्ट क्यों बन जाती हैं इसकी वजह तो साइंस को भी मालूम नहीं। लेकिन कहा यह जाता है, एक हाइपोथेसिस है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इसके लिए कॉमन है। अच्छा, मौरूसियत का भी इसके अंदर जी जी बिल्कुल, फैमिली हिस्ट्री कॉमन होती है। मतलब अगर किसी की माँ को है तो उसकी बहनों को, या खाला को है तो बहन भांजियों में, या बहन को है तो हो सकता है आपको अच्छा, इसका फाइब्रॉइड। मतलब है कि अगर कज़न मैरिज है और ये प्रॉब्लम चल रही है तो ज़्यादा चांसेस है कि आगे औलाद के इसका अंदर भी हो कज़न, सकती है। हाँ, अगर माँ को होगी तो बेटी के अंदर भी फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसकी फेमिलियर प्रीडिस्पोजिशन ज़रूर है और कुछ जीनियाती चीज़ें भी इसको जो है ना अफेक्ट ज़रूर करती हैं। अच्छा, इसमें टाइप्स कितनी किस अक़साम की होती हैं? एक जैसी होती हैं तमाम मरीज़ों में, या इसमें कोई फ़र्क भी होता है उसकी साख्त में, अलामात में, या किस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं फाइब्रॉइड्स को? देखिए, जैसे हमने पहले बात की कि सब के सब फाइब्रॉइड्स जो होते हैं वो सिम्टोमेटिक नहीं होते। मतलब सब फाइब्रॉइड्स अपनी अलामात ज़ाहिर नहीं करते। ये फाइब्रॉइड्स या रसौली जो है ये अपनी साइज़, अपने पोजीशन और अपनी लोकेशन जो उनकी बच्चेदानी में है उसके लिहाज से अपनी अलामात ज़ाहिर करते हैं। अगर इनको मोटा मोटा मैं आसान अल्फाज में बयान करने की कोशिश करूँ तो 3 टाइप्स की होती हैं। एक सब सिरोजल फाइब्रॉइड्स होते हैं। ये वो फाइब्रॉइड्स होते हैं जो बच्चेदानी की दीवार के बाहर की तरफ होते हैं और ये सबसे मासूम होते हैं। मतलब ये इतने सिम्टोमेटिक नहीं होते हैं। जो दूसरी तरह के फाइब्रॉइड्स होते हैं बैरूनी सतह के ऊपर होते हैं, बाहर कान की तरह बाहर की तरफ लगे हुए होते हैं। ठीक है, दे में वेरी इन साइज, अपनी साइज में आगे पीछे हो सकते हैं। दूसरी जो टाइप फाइब्रॉइड है वो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है। इंट्राम्यूरल का मतलब ये है कि वो बच्चेदानी की दीवार के अंदर, उसके मसल्स के अंदर होते हैं।
और जो आखिरी टाइप है वो है सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड, जो यूजुअली ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स करते हैं। ये वो फाइब्रॉइड्स होते हैं जो बच्चेदानी के अंदर की तरफ होते हैं और बच्चेदानी की उस झिल्ली को मुतासिर करते हैं जहाँ से माहवारी के दौरान ब्लीडिंग हो सकती है। और कुछ फाइब्रॉइड्स जो होते हैं वो बच्चेदानी के मुंह, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, उस सर्विक्स से प्रोड्यूट करके बाहर वजाइना में भी आ सकते हैं, जिसको हम पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड्स भी कहते हैं। मोटी मोटी ये 3 से 4 इकसाम है। अच्छा, और फिर अलामात का इन्हिसार इसी चीज़ के ऊपर है कि वो किस जगह के ऊपर है, बैरूनी सतह पर है, अंदरूनी सतह पर है, या अंदर यूट्रस की दीवार के अंदर मौजूद है? हाँ जी, और साइज भी कितना बड़ा है कितना छोटा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो खैर आपने बता दे क्लियर कर दिया कि इनकी लोकेशंस क्या होती हैं, फिर अलामात का भी उन्हीं के ऊपर इन्हिसार है। वैसे क्लासिकल सिम्टम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं जिन ख़वातीन में आते हैं? अच्छा, जो क्लासिकल सिम्टम, क्लासिकल का मतलब है जिससे मोस्ट ऑफ द ख़वातीन जो हमारे पर प्रेजेंट करती हैं वो ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन है, यानी माहवारी में ब्लीडिंग। एक टिपिकल फाइब्रॉइड जो है ना वो मेनोरेजिया कराता है। मेनोरेजिया से मुराद ये है कि माहवारी के दौरान ज़्यादा फ्लो। मरीज़ आके हमारे पास टिपिकली ये कंप्लेन करते हैं कि माहवारी आती तो टाइम पे है, महीने आती है, लेकिन जिन दिनों में आती है उन दिनों में फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, इसकी ड्यूरेशन भी बढ़ सकती है कि माहवारी के अयाम भी बढ़ सकते हैं, या फ़्लो ज़्यादा सिर्फ? कैरेक्टरिस्टिकली फ़्लो ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन ऑब्वियसली जब फ़्लो ज़्यादा होता है तो अयाम भी बढ़ सकते हैं। और अगर बहुत बड़ा साइज़ हो तो पोलीमेनोरेजिया, यानी कि साइकिल छोटे हो के दिन भी ज़्यादा हो सकते हैं। और इसमें एक बात मैं आप ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जब माहवारी में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो उससे पेशेंट को अनीमिया यानी खून की कमी वाक़या हो जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा परेशान कुन होती है। Exactly. और मरीज़ हमारे पास आता ही तब है जब ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से खून की कमी के असरात आना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाती है, पिलाहट बढ़ जाती है, थकावट आना शुरू हो जाती है। और ख़ास तौर पे डॉक्टर साहबा जो हमारा मतलब इसमें हम उस तमीज़ में नहीं जाते कि ख़वातीन या मर्द, मिन हैसुल कौम भी अगर आप देखें तो जितनी मेल न्यूट्रिशन हमारे यहाँ पर है, और मेल न्यूट्रिशन से तो मैं ज़्यादा जो प्रॉपर लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि जितना इम्बैलेंस हमने अपनी खुराक के अंदर पैदा कर लिया हुआ है, तो पहले ही एक एनीमिया चला आ रहा है, खून की कमी और ग़िज़ाई किल्लत है, और ऊपर से फाइब्रॉइड्स हो गए खुदा ना खासा, तो फिर और ज़्यादा ये मामला एग्रेवेट हो जाएगा। बल्कि मैं ये बताऊँ कि WHO ये तो ये कहता है कि हमारे पाकिस्तानी ख़वातीन में जो अनीमिया की प्रेवलेंस है ना वो अराउंड 84% है। और अगर मैं एज अ प्रैक्टिशनर अपने में देखूं तो मुझे तो लगता है 90% से भी ज़्यादा है। हर खातून अनीमिक है, क्योंकि जो कट ऑफ है वो 12 है प्रेग्नेंट ख़वातीन में ख़ास तौर पे। तो हमारी तो अक्सर ख़वातीन 8 से 9 के दरमियान घूम रही होती हैं। तो हम तो एक हमारे यहाँ तो एनीमिया जो है वो एंडेमिक ही है एक तरह से ना। तो फिर जब बीच में फाइब्रॉइड के साथ ब्लीड ज़्यादा करना शुरू हो जाती हैं तो फिर हमारी माएँ और बेटियाँ बहुत मुतासर होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आमतौर पर किस एज के अंदर नमूदार होते हैं? आपने फरमाया कि 15 साल से लेकर 45 साल जो रिप्रोडक्टिव एज है, यानी कि जिस दौरान सादा अल्फाज में माहवारी का निज़ाम खातून का चल रहा है उस दौरान होती है। तो इट मीन्स कि 10, 11, 12 साल की बच्ची में तो कोई मसला नहीं होता ना फाइब्रॉइड्स का? देखिए, फाइब्रॉइड्स हम अभी बात कर रहे थे कि इसका जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है ना वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं। ऑब्वियसली जब उसको मिनारकी होगी, वो ब्लीड करना शुरू करेगी तो प्रॉब्लम होगा ना। अच्छा, यहाँ पे हम ये करें कि ये जो फाइब्रॉइड्स है ये बनते क्यों हैं? ये जो लोकली खातून की बॉडी में हार्मोन सर्कुलेट कर रहे होते हैं ना, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उनकी प्रोलिफरेशन से बढ़ते हैं, इनका साइज बढ़ता है। वो प्यूबर्टी के बाद ही आती है। जी बिल्कुल, सने बुलूगत में दाखिल होने के बाद ही आती है। और इसीलिए जब एक दफ़ा खातून 45 के बाद 50 साल की उम्र में पहुंच जाती है, जब उसका मीनोपॉज अचीव हो जाता है, यानी कि उसकी माहवारी ख़त्म हो जाती है और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन अंडेदानी बनाना ख़त्म कर देती है, तो फिर ये फाइब्रॉइड्स श्रिंक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं साइज़ में, और तंग करना भी छोड़ देते हैं। और ये बहुत ही रेयर चीज़ है कि किसी पोस्ट मीनोपॉजल यानी माहवारी के बाद खातून में ये फाइब्रॉइड पहली दफ़ा नमूदार हो, यानी कि तकरीबन नामुमकिनात में से है। यूजुअली पहले होते हैं, हो सकता है उसने अल्ट्रासाउंड बाद में कराया हो तो पता चले। तो इसका मतलब ये तो एक खुशआइन बात है कि अगर ख़वातीन में फाइब्रॉइड्स हैं भी, तो जब वो 45 साल की 43 साल मतलब वेरी करती है ना एज भी? नहीं, जो एज ऑफ मीनोपॉज है वो हमारे यहाँ एवरेज 50 ईयर्स है। तो हमारी ख़वातीन में 50 to 52 ईयर्स के दरमियान जो है ना वो माहवारी बंद हो जाती है। तो इसका मतलब उसके बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे? जी, श्रिंक कर जाए। बहुत बड़ा श्रिंक नहीं होता, लेकिन छोटे बहुत ये श्रिंकेज हो जाती है, एसिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब साइन सिम्टम्स तो आपने बता दिए कि मेनली प्राइमरली उसमें ब्लीडिंग ही हो सकती है। हाँ, लेकिन अगर बहुत बड़ा साइज है तो प्रेशर सिम्टम्स भी आ सकते हैं। मैं उसी तरफ आना चाह रहा था। ये तो हम वो बात कर रहे हैं ना कि जो माहवारी से रिलेटेड है। जी।
लेकिन जैसा आपने बताया कि बड़े साइज़ के भी, वैसे आपके अब तक की क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे बड़े साइज़ का फाइब्रॉइड्स आपने कितना बड़ा देखा है? हम तो 32 वीक साइज या 33 वीक साइज फाइब्रॉइड, यानी कि यहाँ तक आपकी मैदे तक आए हुए होते हैं फाइब्रॉइड्स। इतने पेट में सिर्फ फाइब्रॉइड्स ही फाइब्रॉइड्स होते हैं। इतने बड़े फाइब्रॉइड्स भी देखे नहीं, हुए अगर इंचेस में या उसकी बात करें हम, तो उस डायमेंशन में कितना अच्छा, हम ना अंदाज़ा? फाइब्रॉइड्स यूजुअली वीक्स में डिफाइन करते हैं, और मैं ओके। मतलब आपको ये बता सकते क्योंकि हैं वीक्स कि में आमतौर पे पब्लिक को नहीं हाँ, पता चलेगा ना। मतलब पूरे पेट में ये मैदे तक फैले हुए होते हैं। अच्छा जी, मैदे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन बच्चेदानी तो नीचे हड्डी में पड़ी हुई है ना, तो जी। वहां से फाइब्रॉइड अराइज करके पूरे पेट के अंदर घूम के मैदे तक पहुंच जाते हैं, लिवर तक पहुंचे तो हुए डॉक्टर होते हैं। साहब, जो हमारा पेट है वो तो क्लोज्ड कैविटी है ना, जी जी एक बंद खाना है जी। जिसके अंदर लगभग मेरे ख्याल है 6-7 आंखें मीटर की आंतें हैं, जी इतना बड़ा मैदा है, जी। इतना बड़ा जिगर है, जिगर सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे जिगर जिस्म जरा का, थोड़ा सा हाइपर राइट साइड के ऊपर है, लेकिन है तो कैविटी के अंदर ही ना। जी और इधर लबलबा भी पड़ा हुआ है, जी जी पीछे गुर्दे भी हैं। जी। तो जब फाइब्रॉइड्स इतने ज़्यादा आ जाएंगे तो इन ऑर्गन के फंक्शन नहीं डिस्टर्ब होते? इसी को तो हम प्रेशर सिम्टम्स कहते वो हैं। बताइए ना, देखिए कि ना, वो क्या क्या हो सकता अगर है? फाइब्रॉइड बहुत बड़ा है तो सबसे पहले तो ये पीछे जो आपका रेक्टम या पखाने वाली नाली होती है उसको अफेक्ट करती है। मरीज कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के साथ प्रेजेंट करते दायमी हैं कब्ज होना शुरू हो जी। जाएगा। और मरीज ये भी कहते हैं कि हमें जो है ना पखाना करने में प्रॉब्लम होती है, पेट फूलना शुरू हो जाता है, डिस्टेंशन डेवलप कर जाती है। आगे ब्लैडर पड़ा हुआ है, मसाना पड़ा हुआ है, पेशाब की रुकावट हो सकती है, पेशाब बंद हो सकता है। अगर प्रेशर डाल रहा है तो पेशाब बार बार आ सकता है, पेशाब निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि जब ये इतना बड़ा होता है ऊपर मैदे पे प्रेशर डालता है तो बदहजमी की शिकायत होती है, उल्टी भी लग सकती है, खाना हजम नहीं होता, भूख नहीं लगती है, पेट में दर्द, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। और कभी कभी जो है अगर बहुत बड़ा फाइब्रॉइड हो तो वो पेशाब की नाली पे प्रेशर डालता है, जिससे वजह से गुर्दों के ऊपर भी सोजन आना शुरू हो जाती है, क्रेटिनिन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये तो उसकी लोकेशन एंड साइज पर डिपेंड करता है कि उस वक्त वो कहाँ पे प्रेशर सिम्टम जो है ना वो डाल रहा है, और उससे मुतलका जो उज़्व है उसकी फिर फंक्शनिंग मुतासर होना बिल्कुल शुरू हो हो जाए, जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल मुतासिर होना अच्छा डॉक्टर साहब, रिस्क फैक्टर्स इसमें कुछ इन्वॉल्व हैं कि कुछ जैसा जी। शुगर की मिसाल लें तो ओवरवेट होना या बहुत ज़्यादा बिल्कुल वो बिल्कुल खाना आपको रिस्क में ज़्यादा कर देते हैं? जी। एक तो हमने उम्र बताई, रिप्रोडक्टिव एज की ख़वातीन, उसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, पोस्ट मेनोपॉज़ल ख़वातीन में कम है। दूसरा ओबेसिटी, मोटापा, ज़्यादा वज़न होने का बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जो ख़वातीन ओबीज़ होती हैं उनमें सर्कुलेटिंग लेवल्स ईस्ट्रोजन के हार्मोन के ज़्यादा होते हैं, और ईस्ट्रोजन जो है वो फाइब्रॉइड को प्रोलिफरेट करती है। तो ओबीज़ ख़वातीन में सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जिनका वज़न बढ़ जाता है, उनमें फाइब्रॉइड ज़्यादा होते हैं। और कुछ रिसर्चेस, बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि जो गोश्त खोर ज़्यादा लोग होते हैं, यानी जो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कम करते हैं और रेड मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनमें भी प्रेवलेंस रिलेटिवली हाई है, लेकिन इंसिडेंस थोड़ा वीक है। तो ज़रा सब्जियां भी खाया करें। नहीं, वो बैलेंस डाइट तो जी, बहुत ज़्यादा बिल्कुल। ज़रूरी है, क्योंकि आप हमारे मुल्क में कहने को बहुत गरीब सा मुल्क है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग MBBS कर रहे थे तो हम शुगर को और मोटापे को कहते थे कि ये मेरों की बीमारी है। लेकिन अब आप देखें, अब तो आपके पास गरीब तबका भी आ रहा होगा, मुतवसत तबका भी आ रहा होगा। ख़वातीन जी की ही बात करें तो देखें 3.5 करोड़ डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं शुगर के। जी बिल्कुल। लेकिन आपके ऑब्जर्वेशन में भी आ रही होंगी कि ख़वातीन डायबिटीज़ के साथ भी बहुत आ रही है, मोटापे के साथ भी बहुत देखिए, आ जब रही मैं है। हाउस जॉब, मतलब बैक इन 2012 एंड 10, तो जो ख़वातीन हमल में शुगर के साथ आती थी कोई एक आधी होती थी। मतलब अब जब हम अपना क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं तो हर 10 में से 4 या 5 ख़वातीन को बेबी शुगर है, और वही शुगर जो है वो आगे बढ़कर शुगर उसमें तब्दील हो और जाती है। घूम फिर के बात वही आती है कि हमारी जो खाने पीने की आदत आदात है हैं उसमें हमारी जो तरजीहात हैं वो ठीक नहीं है और शायद। जीने का स्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी होता जा रहा है ना, वॉक्स वो तो बहुत हम सहल पसंद होते जा रहे हैं बिल्कुल जी, कि बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी तो ना होने के ना बराबर हो होने गई के ना। और बराबर। ख़ास तौर पर जब से ये मोबाइल और ये गैजेट्स आई हैं जी। तो अब तो बिल्कुल ही लोग जो है वो बिल्कुल, खाना मंगाना हो तो फूड पांडा पे कॉल कर दिया और जहाँ घर पे जस्ट आके क्लिक अवे हर एग्जैक्टली चीज़। किसी को पिक करना हो तो आप घर के बाहर पहुंचते हैं और वहीं से उतरे बगैर ही फ़ोन कर देते हैं कि मैं आपको पिक करने आ गया हूँ तो आप आ जाएं। बिल्कुल सही कह तो हमने अनफॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी का जहाँ जितना फ़ायदा है उतना नुकसान भी नुकसान भी है। हमारी सेहत को हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब चूँकि रसोली बड़ा ख़तरनाक से लफ्ज़ है हाँ 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 जब भी किसी खातून के बारे को मालूम हो कि जी आपके उसमें रसोली है हाँ। तो वो उस बेचारी के लिए तो ये तो आप और मैं डॉक्टर हैं, चूँकि हम समझते हैं कि इतनी कोई बड़ा मसला नहीं है फाइब्रॉइड्स का, लेकिन उस खातून की जगह रखकर अगर मैं ख़ुद को सोचूं तो मैं भी हिल जाऊंगा रसोली का लफ्ज़ सुन जी के। जी बिल्कुल। मेरे जहन में तरह तरह के वसवसे ख्याल। आएंगे, मैं कहूँगा कि खुदा ना से कैंसर ही ना हो जाए मुझे। हाँ हाँ
तो लिहाजा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये कैंसर में तो नहीं डेवलप हो सकता? अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब मैं इसके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी। देखिए, हम कंसल्टेंट्स क्योंकि टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स पे होते हैं तो हमारे पास रेफर्ड पेशेंट्स ज़रा ज़्यादा होते हैं। जी। तो हमारे पास तो ख़वातीन घबराई हुई, वही ना, बहुत ही पैनिक। परेशान आती हैं कि अल्ट्रासाउंड में लिख दिया है, बेशक वो 2x2 सेंटीमीटर यानी लीमू की साइज़ की रसौली है, लेकिन वो रोते हुए आ रही होती हैं कि उधर तो डॉक्टर ने बता दिया है कि रसौली ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक, तो पहले तो ये बात बहुत ही रीअश्योरिंग है, तसल्ली की बात है Exactly. कि जो फाइब्रॉइड या रसौली है वो बिनाइन ग्रोथ है। बिनाइन ग्रोथ का मतलब है कैंसर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा, है। इसके बाद अगला सवाल क्या होता है? अगला सवाल ये होता है अगले 5 सालों में बंद तो नहीं जाएगी रसौली जब मैंने छड़ दवाते? अच्छा। ठीक है ना, मतलब देखिए एक डर तो ये होता है ना कि अगर हम कहते हैं कि नहीं ऑपरेशन मत करो, तुम्हें कुछ कह नहीं रही, इट इज ओके, छोटा सा है। Exactly. ठीक है, तो अगला उनका सवाल ये होता है कि बंद तो नहीं जाएगी कैंसर? मुझे बड़ा डर लगता है, मेरी फलां थी उसका कैंसर हो गया था। अच्छा। तो ये बात भी बहुत रीअश्योरिंग है कि फाइब्रॉइड्स या रसौली जो है ये एक नॉन कैंसरस ग्रोथ है, बिनाइन है, और इस बात के इम्कानात कि अगले 10-20 सालों में ये कैंसर में चेंज हो जाएगी इंतहाई 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 कम है। थाउजेंड्स में से कोई एक फाइब्रॉइड होता है जो कि शायद, वो भी शायद का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, कि वो शायद लियोमायोसार्कोमा या अपनी मेलिग्नेंट फॉर्म में चेंज हो जाए। बल्कि अब जो नई रिसर्च आ रही है वो तो ये कह रही है कि कैंसर का ओरिजिन ही डिफरेंट है, उसका फाइब्रॉइड से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसलिए ये बहुत इत्मीनान बख्श बात है कि जब आपको रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड में लिख दे कि रसौली है तो घबराए ना और परेशान ना हो। ये बहुत अहम चीज़ की तरफ आपने इशारा किया है, क्योंकि हमारी बेचारी ख़वातीन दिल की छोटी होती हैं और वो ज़रा सा सुन के कि जी रसौली है तो बस जी गया काम। और दूसरा जो पेरिफी के ऊपर डॉक्टर्स तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो हकीम या क्वैक्स बैठे हुए हैं वो डरा भी बहुत देते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए फिर वो परेशान होकर हमारे पास आती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम इस तरफ एक खातून है जिसमें फाइब्राइड्स या रसौलियाँ बनी हुई हैं जी, तो उसकी जो प्रेगनेंसी होने की जो सलाहियत है वो उससे कोई मुतासर होती है? अच्छा, अगेन या कॉम्प्लिकेट कर सकती है उसकी प्रेगनेंसी को? देखिए, हर रसौली बांझपन नहीं कराती। ठीक है, अगेन इसके ऊपर साइज और लोकेशन जो है ना वो बहुत मैटर करती है। जो बैरूनी सतह पे है मेरे वो देखिए वो तो कुछ नहीं करेगी, इनोसेंट है, वो तो बाहर की तरफ लगी हुई है। अगर इंट्राम्यूरल का साइज भी छोटा है तो यूजुअली वो भी अफेक्ट नहीं करता। लेकिन जो सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स होते हैं, यानी वो फाइब्रॉइड्स जो अंदरूनी सतह पे हैं और जहाँ पे जाके बच्चे ने लगना है, बच्चे ने इम्प्लांट होना है, अगर वो उस कैविटी को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं या उस कैविटी को ख़राब कर रहे हैं तो फिर चांसेस हैं कि ये जो है ना ये हमल होने से रोकेगी, या अगर हमल हो गया तो मिसकैरेज करवा सकती है। तो ये वाले वो फाइब्रॉइड्स होते हैं जिनको फिर आगे सर्जरी या ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और आपका दूसरा हिस्सा सवाल का ये था कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर पेशेंट एक फाइब्रॉइड के साथ कंसीव कर लेती है प्रेगनेंसी में, तो फाइब्रॉइड्स अगर ज़्यादा हैं, मल्टीपल हैं या उनका साइज़ बहुत बड़ा है तो उसकी वजह से मिसकैरेज भी हो सकता है। ऑपरेशन के दौरान भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, बच्चे या ब्रीच या बच्चे की लाइट ट्रांसफर होने की वजह से सर्जरी भी हो सकती है और सर्जरी के दरमियान खून ज़्यादा भी बह सकता है। तो बच्चे की नशोनुमा भी मुतासर हो सकती है? जी, कुछ केसों में अगर मैं या प्रीटर्म बच्चा हो जाए, प्रीटर्म की बिल्कुल चांसेस हैं कि वक्त से पहले दर्दें शुरू हो जाएं, बच्चे की पैदाइश वक्त से पहले हो जाए, क्योंकि फाइब्रॉइड बहुत बड़ा होता है तो वो बच्चे को जगह नहीं देता है ग्रो करने के लिए, ये बिल्कुल हो सकता है। और हमल के अंदर क्योंकि हार्मोन्स भी ज़रा ज़्यादा होते हैं तो उसकी वजह से फाइब्रॉइड का साइज़ भी इंक्रीज़ हो सकता है, दर्द हो सकता है, सेंट्रल केजेस नेक्रोसिस हो सकती है, ये सारी अलामात हो सकती हैं। लेकिन एक बात जहन में रखने की है कि ज़रूरी नहीं है कि ये सब की सब एक ही खातून में हो जाए। एग्जैक्टली। हमने कुछ प्रेगनेंसीज़ को बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक भी जाते हुए देखा है, ठीक है, और हमने उनको पूरे दिनों पे डिलीवर भी किया है, और बाज़ दफ़ा कॉम्प्लिकेशन हो भी जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारी कॉम्प्लिकेशन हर खातून में होंगी। एग्जैक्टली, तनासुब बहुत कम होगा इसका। जी बिल्कुल, अगर आप अच्छे एंटीनेटल केयर लेते हैं, वक्त पे दिखाते हैं, दवा का सही इस्तेमाल करते हैं, तो हेल्दी प्रेगनेंसीज और हेल्दी बेबी ज़रूर डिलीवर होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको डायग्नोस करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड को तो आपने जिक्र किया, और भी कोई टेस्ट होते हैं इसको डायग्नोस करने के लिए?
जो सिंपलेस्ट सा टेस्ट है वो तो अल्ट्रासाउंड ही है। देखिए, एक तो पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, हमें हाथ से मुआयने में पता लग जाता है जी, अंदाज़ा, लेकिन उसकी कंफर्मेशन तो पेल्विक अल्ट्रासाउंड, यूट्राइन अल्ट्रासाउंड्स पे ही होती है। लेकिन समटाइम्स अगर मल्टीपल हैं या हमें प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर कुछ पेशेंट्स को हम लोग MRI भी एडवाइस करते हैं कि उससे हमें एग्जैक्ट अंदाज़ा हो जाता है साइज़ कितना है, कहाँ पड़ा है, क्या है सूरत हाल है। अब हम डॉक्टर साहबा इसके मैनेजमेंट प्लान की तरफ आते हैं। खातून आई, एक या एक से ज़्यादा रसोलियाँ मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर पड़ी हुई हैं, अब तरीका इलाज क्या होगा उसका? अच्छा, इसमें भी अहम बात यह है कि हमने मरीज़ ट्रीट करना है, फाइब्रॉइड ट्रीट नहीं करना। एब्सोल्युटली, ठीक है, मतलब हमने मरीज़ का इलाज करना है कि मरीज़ को क्या मसला हो रहा है। ठीक, अगर तो वो सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेकर आई है जिसमें फाइब्रॉइड्स हैं, लेकिन मरीज़ को माहवारी ठीक आ रही है, उसके 2 या 3 बच्चे भी हैं, या उसको मज़ीद बच्चे की ख्वाहिश नहीं है, और हर चीज़ ठीक है, तो कुछ नहीं करना। आप मरीज़ को रीअश्योर करें, उसको बताएं कि ना ये कैंसर बनेगा, या आपको भी कुछ नहीं कह रही, ये मासूम सी है, इसको रहने दें, लेकिन गफलत मत लें। साल 6 महीने में एक दफ़ा अल्ट्रासाउंड करा के देख लें, साइज़ तो नहीं बढ़ा, कोई अंदर कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही, दर्द बढ़े तो आके एक दफ़ा दिखा दें। अगर मरीज़ का प्रॉब्लम ये है कि उसको माहवारी बहुत ज़्यादा आ रही है, या इतना ज़्यादा फ़्लो हो रहा है कि उसकी खून की ताकत कम हो रही है, तो फिर हमारे पास कुछ दवाइयाँ भी हैं जो हम फर्स्ट लाइन मेडिकेशन हैं, जो हम ट्रीट करके मरीज़ का फ़्लो कम कर सकते हैं। अगर मरीज़ का प्रॉब्लम सिर्फ हेवी फ्लो है तो बहुत सिंपल सी दवाई है, माहवारी के दरमियान लें, तो और बड़ी आम है। कोई ट्रीटमेंट होगा? नहीं, हार्मोन से भी सिंपलेस्ट ट्रांसमिनोपोंस्टन फोर्ट है। अच्छा, सिंपल जी, सिंपल दवाइयाँ हैं और सस्ता है, वो तो बहुत सस्ता अच्छा है। आपने लेनी भी सिर्फ माहवारी के पहले 3 से 4 दिन के दरमियान है। ठीक है, ये आपका 80 से 85% फ्लो कम कर देंगी। देखिए, अगर सिर्फ मसला ज़्यादा माहवारी का है और 85% फ्लो कम हो रहा है तो और क्या चाहिए? एग्जैक्टली। ठीक है, आपने सर्जरी ज़रूर करानी है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये फर्स्ट लाइन अगर फेल हो जाता है तो फिर हम हार्मोनल ट्रीटमेंट्स की तरफ आ जाते हैं, और वो भी पेशेंट को ठीक कर देते हैं, पेशेंट की जो मसला है उसको रिलीव कर देते हैं। लेकिन अगर मसला सब फर्टिलिटी का है और उस खातून का क्लिनिशियन ये समझता है कि इसकी हमल में ये फाइब्रॉइड रुकावट है, तो फिर आगे सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जिसको हम मायोमेक्टमी कहते हैं। मायोमेक्टमी का मतलब ये है कि फाइब्रॉइड निकाल दें बच्चेदानी की दीवार से। ठीक है, आप उस चीज़ को निकाल दें ताकि जो है ना वो मरीज़ कंसीव कर सके, या अगर ऐसा फाइब्रॉइड है जो सब म्यूकोजल है और उसी की वजह से ब्लीडिंग हो रही है और मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो गई है तो भी मायोमेक्टमी की जा सकती है। लेकिन अगर मरीज़ की फैमिली कंप्लीट है, बहुत ज़्यादा खून बह रहा है जिसकी वजह से खून की ताकत कम आ रही है, उसको मज़ीद बच्चे नहीं चाहिए, फाइब्रॉइड्स मल्टीपल हैं, लोकेशन ऐसी है, तो फिर लास्ट ऑप्शन हिस्टेक्टमी भी है, यानी कि बच्चेदानी निकाली भी जा सकती है। अगर हम रीसेंट चीज़ों की बात करें तो आजकल तो रीसेंट एडवांसेस भी बहुत ज़्यादा आ गई हैं। अगर सिर्फ ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है और यूट्राइन कैविटी बहुत डिस्टॉर्ट नहीं हुई तो सिर्फ ब्लीडिंग के मसले को हल करने के लिए मायरीना भी एक दवा है, महंगी है लेकिन एक दफ़ा डाल दें तो 5 साल के लिए सुकून है। जी जी बिल्कुल। और इसके अलावा कुछ जगहों पे जहाँ पे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट की सहूलत मौजूद है, यानी कि वो रेडियोलॉजिस्ट जो छोटे बहुत प्रोसीजर्स भी कर लेते हैं, तो उसमें यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन आजकल बहुत कॉमन और बहुत सक्सेसफुल प्रोसीजर है, जिसमें हम उस मेजर रग को जो यूट्रस को ब्लड सप्लाई कर रही है वहाँ पे इंजेक्शन से उसको ब्लॉक कर देते हैं। जी, जब फाइब्रॉइड को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो उसका साइज़ भी छोटा हो जाएगा, और जब उसका साइज़ छोटा हो जाएगा तो ब्लीडिंग भी कम हो जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली ये कुछ लोगों के लिए है, वो जो अपने बच्चे कंप्लीट कर चुके हो, अपनी उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी हो, ये उन ख़वातीन के लिए। पेशेंट सिलेक्शन सब में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तक की जो हमारी गुफ्तगू हुई है जी, जो हम नतीजा अगर इसका निकालें तो ये इनोसेंट किस्म की रसोलियाँ होती हैं जिसमें कैंसर सारी नहीं कुछ जी जी अमूमी तौर पर इनोसेंट होती हैं और कैंसरस नहीं होती, कैंसर नहीं बनती, बिल्कुल नहीं होती। तो ऐसा भी होता होगा कि एक खातून है जो हो सकता है कि मिदे का अल्ट्रासाउंड या पेट की किसी बीमारी का वो करवाने गई हो और अल्ट्रासाउंड करने वाले ने उसको देखा हो और उसने वो भी मेंशन कर दिया हो, तो ऐसी केसेस भी आपके पास आ जाते हैं? बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब पेट में दर्द हुआ, अल्ट्रासाउंड कराने चले गए तो उसके ऊपर एक छोटी सी रसौली आ गई, ठीक है, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा अल्ट्रासाउंड वाले ने बता भी दिया कि तुम्हारे तो रसौली आ, डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है ना। वो परेशान हाल अपने ही मोहल्ले के किसी डॉक्टर को लेके गई तो उसने कहा तो रसौली लगी हुई है, एक कैंसर बन जाना है, इसको निकलवा दो।
वो गई अपने लोकल डॉक्टर के पास, उसने कहा मैं इतने पैसे लूँगा, बच्चेदानी निकलवा दो। ओए, तो फिर जब कोई और बताता है, देखिए फिर वो मेजर हमारे पास सर्जरी है, वो तो यूट्रस देखिए रिमूव करना, हिस्टेक्टमी करना मेजर मेजर सर्जरी है, सर्जरी है। और दूसरी बात ये मजाक तो नहीं है। एनेस्थीसिया का रिस्क है, एक मेजर सर्जरी है। एग्जैक्टली। और जब उसको कुछ कह नहीं रही तो आपने क्यों निकालनी है ना, और क्या, ठीक है। और ख़ास तौर पे अगर उसकी मज़ीद बच्चों की ख्वाहिश है। और देखिए बच्चेदानी निकालने का ना एक हमारी सोसाइटी में स्टिग्मा भी है, ठीक है। मतलब इसके साथ कुछ हमारे सोशल टैबूज अटैच्ड हैं, एग्जैक्टली। ठीक है। कि अगर उनको ये लगता है कि अगर एक बच्चेदानी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है ना जी, खातून जी। के ऊपर कि जी वो यूट्रस रिमूव हो गई है तो जी अब वो हमारी सोसाइटी में बच्चेदानी की प्रेजेंस को निस्वानियत के साथ जो है ना कोरिलेट Exactly. किया जाता है। तो उनको लगता है कि अगर बच्चेदानी निकल जाएगी तो शायद औरत कम हो जाएंगी या उनकी जल्दी बूढ़ी हो जाएंगी। तो इस किस्म के बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं। तो इसलिए एक एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट या कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट को एटलीस्ट सर्जरी से पहले एक दफ़ा दिखा ज़रूर देना चाहिए और ओपिनियन ज़रूर ले लेना चाहिए। तो बॉर्डर लाइन जो कॉर्नर स्टोन आप कह लीजिए कि वो स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि अगर किसी खातून को रूटीन के किसी और बीमारी के अल्ट्रासाउंड के दौरान पता चला है कि जनाब रसोली है छोटी सी यूट्रस के ऊपर, तो खौफजदा होने की जरूरत नहीं, फ़ौरन गायनेकोलॉजिस्ट से रब्ता करें। जी, ताकि जैसे आपने फरमाया कि उसकी आप साइन सिम्टम्स देखेंगे, अलामात देखेंगे, उसकी लोकेशन देखते हुए हो सकता है आप कहेंगे ये कुछ भी आपको बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप जाए खुशियाँ मनाएं, कुछ भी नहीं है ये। हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं कि हमें दाखिल करके हमारी बच्चेदानी निकाल दें और उनमें से अराउंड 50 to 60 शायद इससे ज़्यादा को हम समझा बुझा के भेज देते हैं, ठीक है, कि इसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए रिसोर्सेज के ऊपर भी तो बोझ पड़ता है ना, आप अननेसेसरी सर्जरीज कर रहे हैं, ठीक है, ये इलीगल और अनएथिकल है, ठीक है। जब तक राइटली जस्टिफाइड ना हो तब तक किसी को एनेस्थीसिया का रिस्क देना, एक मेजर सर्जरी का रिस्क देना, ये मुनासिब बात नहीं है। जी, बहुत खूबसूरत आपने डॉक्टर साहब बात की, लेकिन बदकिस्मती से हमारा मुल्क ऐसा है कि यहाँ पर गैर ज़रूरी सर्जरियाँ भी हो जाती हैं, एक ग्राउंड रियलिटी तो है। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट कि आप इतना एथिकली इसको प्रमोट कर रही हैं कि बिला ज़रूरत कभी भी सर्जरी जैसे कॉम्प्लेक्स चीज़ से नहीं गुजारना चाहिए मरीज़ को। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारी जो व्यूअर्स हैं, ख़ासतौर पर हमारी जो बहनें प्रोग्राम को देख रही हैं, ख़वातीन देख रही हैं, तो फाइब्राइड्स के हवाले से आप क्या टेक होम मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? मैं अपनी पहली कही हुई बातों को ही समराइज़ करना चाहूँगी कि जब आपको आपका रेडियोलॉजिस्ट एक रिपोर्ट देता है जिसमें ये बताता है कि बच्चेदानी में इतनी रसौली है, तो पहले तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है और परेशान नहीं होना, ठीक है। आप वो अपनी एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। हो सकता है वो फाइब्रॉइड एसिम्प्टोमेटिक ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम भी कर रहा हो, लेकिन हर फाइब्रॉइड का इलाज सर्जरी नहीं है। कुछ दवाइयाँ भी हैं जिनसे हम आपका मसला हल कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो सर्जरी ही है, लेकिन अगर दवाई से आपका मसला हल हो जाए तो सर्जरी के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये बात बहुत इत्मीनान बख्श है कि ये एक बिनाइन ग्रोथ है, ये कैंसरस नहीं है और ना ही ये अगले 10-15 सालों में कैंसर में तब्दील होगा। इसलिए फाइब्रॉइड की रिपोर्ट दे के मत घबराएं और एक एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू करें। नाज़रीन, आपने डॉक्टर सबा नदीम की इंतहाई मुफीद गुफ्तगू सुनी फाइब्राइड्स या बच्चेदानी की रसोलियों के ऊपर, और बड़ी ही दिलचस्प मालूमात इन्होंने शेयर की जिसमें बहुत हौसला अफजा और खुशाइन चीज़ें भी डॉक्टर साहबा ने डिस्कस की, बजाय इसके कि व्यूअर्स को डराया जाए, उसके ऊपर उनको उम्मीद की किरण दिखाई है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।